तो बच्चों हम लोग अभी देख रहे थे इमारत, सड़कें और नालियाँ, है ना। तो नगर में इनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग देखेंगे कि जो इमारतें थी, सड़कें थी और नालियाँ थी, वो किस तरीके से बनी हुई थी, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, बनावट कैसी थी। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो सड़कें हैं शहर में काफ़ी अच्छी और चौड़ी सड़कें होती हैं, जो इमारतें हैं बहुमंजिला इमारतें होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। ठीक है। तो जो नालियाँ होती है आज के शहरों में, वो एकदम जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाली का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा होता है। तो क्या उस समय भी ऐसा कुछ पाया जाता था? हाँ बच्चों, उस समय भी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता था। वो लोग साइंटिफिक तौर पे कहीं ना कहीं बहुत आगे थे, और वो लोग साफ सुथरा भी रखते थे अपने गली को, नहर को, है ना, घर को। तो हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले या कुछ 3 मंजिले भी होते थे। मतलब 1 मंजिला ये हो गया, ये 2 मंजिला हो गया, ये इसके ऊपर ये 3 मंजिला। तो कभी कभी 2 मंजिला तो पाया जाता है, 3 मंजिला भी इमारत वहां पाई जाती थी। प्रत्येक घरों में एक आंगन होता था। आप लोगों के घर में भी क्या होता है? आंगन होता है। ठीक उसी प्रकार उस समय भी वहां के घरों में आंगन होता था। उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलती थी। अधिकतर घरों में एक स्नानगार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए। तो एक घर की जो जरूरतें हैं, सारी चीजें पाई जाती थी हड़प्पा नगरीय संस्कृति में। स्नानगार होता था नहाने के लिए, कुआं भी होते थे पानी के लिए, है ना। तो जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि वहाँ की नगरीय विशेषता क्या थी, तो आपको इन सब चीजों को लिखना है ना एग्जाम में। आगे देखते हैं बच्चों। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी। तो जो सड़कें थी वो सुव्यवस्थित थी, नालियां भी क्या थी? सुव्यवस्थित थी। और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। मान लो कि आज क्या होता है, देखते हो जब भी कहीं बारिश होती है बड़े बड़े महानगरों में, तो बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है। पटना ले लो, मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, वहां जब पानी बरसता है तो कहीं भी पानी निकलने का आउटलेट नहीं है। लेकिन पहले था, है ना। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। जो भी गली थी और सड़क वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या होता था? काटता था, है ना। जैसे कि मान लो कि ये जा रहा है और ये हो गया ना 90 डिग्री। मान लो ये गली जा रही है और ये चौड़ी सड़क जा रही है, एक दूसरे को कहाँ कट करते थे? 90 डिग्री पे कट करते थे। ठीक है। इस तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मैंने आपको बताया। घरों से निकलने वाले मल जल के पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकासी नालियों तक पहुंचते थे। आज भी देखते हैं हम लोग, जब घर बनाते हैं तो जो भी हम लोग नहाते हैं तो वो पानी कहाँ जाता है? पाइप के थ्रू कहाँ जाता है? जो नियर का जो नाला है उसमें चला जाता है, और वो नाले से बड़े बड़े नाले में चला जाता है, और उससे नदी में चला जाता है। सिमिलरली पहले भी यही व्यवस्था थी। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नालों ईंटों से ढके होते थे। आजकल देखते हो कभी कभी क्या होता है कि जो नालियां है वो ढकी हुई नहीं होती है, तो उससे बदबू आती है, मच्छर फैलता है, डेंगू फैलता है ना। तो हम लोगों को जो नालियां है उसको ढक के रखना चाहिए। उस समय क्या था, जो नाले थे वो ईंटों से ढके हुए थे। मतलब उन लोगों को हेल्थ और हाइजीन, साफ सफाई के बारे में बेहतर जानकारी थी। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग साफ सफाई कितने जागरूक थे, मैंने आपको बताया। और आप लोग भी अपने घर में बच्चों साफ सफाई का ध्यान रखिए, है ना। खाना खाने से पहले हाथ धोइए, थाली को अच्छे से धोइए, ठीक है। अच्छा कपड़ा पहनिए, गंदगी नहीं फैलाना है। जो खाते हो आप तो उसको अच्छे से डस्टबिन में डाल दीजिए, कूड़ेदान में डाल दीजिए, ठीक है। आसपास सफाई होनी चाहिए।
तभी आपका क्या रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखो आगे बढ़ते हैं, ये कितना अच्छा, देखो बच्चों ये आपके फोटो दिया गया है। ये मोहनजोदड़ो की सड़क है, देखो कितनी लंबी चौड़ी सड़क है। ये सड़क देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सड़क की लंबाई देख रहे हो, यहाँ लोग खड़े हैं और ये आपको घर बना हुआ है इधर, ठीक है ना। ये ईंटें हैं, इमारतें हैं। अब पूरी तरीके से तो हूबहू नहीं मिलेगी क्योंकि वो नष्ट हो चुका है, जो भी कुछ बची हुई है ये मिलेगी। कितनी लंबी ये सड़कें देख रहे हो, है ना। और यहाँ कुआं का चित्र है, देखो यहाँ ये सर्किल है। आज भी जो हम लोग कुआं देखते हैं इसी तरीके से क्या है, कुआं प्राप्त हुई है। आज भी हम लोग के गांव में क्या है, कुआं है। तो आज से 2600 साल पहले के लोग को सब कुछ पता था। वो लोग कितने हाईटेक थे, समझ सकते हो इससे। आगे देखते हैं हम लोग। नगरीय जीवन, उनका जीवन कैसा था, वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, व्यापार के लिए क्या करते थे, है ना। तो हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, जहां आवासीय इमारतें मतलब जहां लोग रहते हैं, सड़कें, गलियां, नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इन तथ्यों को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों को योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। मतलब जिस शहर को बसाया गया होगा वहां कोई ना कोई एक शासक वर्ग होगा जो शासन करता होगा, राजा कह लो, है ना, या कोई धनवान व्यक्ति कह लो। लेकिन ये केवल मानते हैं, ऐसा हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। यह भी संभव है, देखो यह संभव लिखा हुआ है, यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर, क्योंकि देखो जब कोई नगर का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारी जरूरतें हैं, पत्थर चाहिए, ईंट चाहिए, अलग अलग जो जरूरत की चीजें वो चाहिए। एक जगह तो सब मिलेगा नहीं, अलग अलग दूर दराज इलाकों में मिलेगा। तो वो लोग वहां जाकर वहां से उसको लाते थे, फिर उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आप घर बनाते हो तो उसमें ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, गिट्टी लगता है, पत्थर लगता है, छड़ लगता है, इतनी सारी चीजें लगता है। तो क्या ये सारी चीजें आपके आसपास मिल जाती है? नहीं, ये कहीं दूर से लाया जाता है, ठीक है। नगर निर्माण में ईंटों का उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते होंगे। आपको तो पता चल गया होगा, पकी हुई ईंटें, मैंने बताया हर जगह इसका इस्तेमाल। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़ों पर लेखन कार्य करते थे। ऑब्वियसली मैंने बताया कि नगर के लिए क्या जरूरी है, वहां लेखन शैली भी होना चाहिए। देखो बच्चों, हड़प्पा जो नगरीय व्यवस्था है, यहाँ से हमें कुछ लिपियां मिली है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। वो लोग जिस भाषा में बात करते थे, बोलते थे, चलते थे, लिखते थे, वो हमें प्राप्त हुई है उसके अवशेष, लेकिन आज तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए कि वो भाषा कैसी है, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि वहां लेखन कार्य भी होता था, है ना। उनके द्वारा मोहर, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए, बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया था अभिलेख किसे कहते हैं, पत्थर पे जो उकेर के लिखा जाता हो, ठीक है। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाला, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और इन सब की जरूरत थी एक नगर को बसाने के लिए। सोनार भी चाहिए, सोना के लिए बनाने के लिए, पत्थर काटने वाला भी पुरुष चाहिए कि बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर को काट कर उसको शेप साइज में लाकर फिर उसका उपयोग कर सके, नाले बनाने में, नहर बनाने में, सड़क बनाने में। बुनकर जो क्या कपड़ा बुनता है, जैसे कि कपड़े की सिलाई हो। नाव निर्माता, मैंने बताया था कि जितने भी सभ्यता है सब नदी के किनारे हुई है। ये भी क्या है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई है? सिंधु नदी के किनारे। तो नदी जब नाव बनेगा तो जो भी अनाज बच जाएगा उसको क्या करेंगे, नाव पे रख के दूसरे जगह ले जाते थे। वो लोग व्यापार करते थे, उसको बेचते थे और वहां से जरूरी सामान वापस अपने घर लाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। अब ये आपको कैसे पता? तो हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, वहां से हमें पता चला है कि वो लोग क्या करते थे, सूती वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। गर्म कपड़ा, जब ठंड आती थी, मौसम बदलता था तो गर्म कपड़ा भी पहनते थे, जैसे कि आज हम लोग पहनते हैं गर्म कपड़ा, है ना। स्त्री पुरुष
अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इसके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत, हाथी का जो दांत होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता था, है ना, गहना और गुड़िया बनाने के लिए। और वहाँ की जो औरतें हैं वो पहनती थी और जो पुरुष है वो भी पहनते थे तथा तांबों का प्रयोग होता था। देखो यहाँ पे कितना अच्छा आभूषण, गहना है, देख रहे हो, ये बहुत बड़ा माला है। हाँ बच्चों यहाँ देखिए, और ये गोल गोल है जो हाथ में पहन सकते हैं, ये भी है। इन सभी चीजों का उपयोग करते थे पहनने के लिए, आभूषणों का। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तो दोनों बर्तन इस्तेमाल करते थे। मिट्टी का बर्तन होता था, उसको पकाते थे आग में, ठीक है, और उस पर कलाकारी भी करते थे, अलग अलग रंग भी भरते थे। तांबा हो गया, कांस हो गया, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग किया जाता था उनके द्वारा। आप कहिएगा सर या तो चांदी आ गया, सिल्वर। धातु में तो आपने सिर्फ कॉपर बताया था, तो हाँ, जो पहला धातु था वो तांबा था, कॉपर था, जिनका उपयोग इन लोगों ने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे गोल्ड, सिल्वर ये सब मिलता गया और उसका उपयोग करते गए, है ना, आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए भी बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का उपयोग किया जाता था। तो जो पहले था, आज जो हम लोग बटखारा देखते हो 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी जिससे हम लोग नापते हैं, तो उस समय भी नाप तौल था। किसी को कुछ चाहिए तो नाप तौल के उसको दिया जाता था, बदले में उससे लिया जाता था। देखो वो लोग कितने ज्यादा समृद्ध थे, सब कुछ था उनके पास, ठीक है। वो एक ऐसी सभ्यता थी और हम लोग भी क्या है, उसी के अग्रसर है, ठीक है। तो आप लोग आभूषण का फोटो देख लिए, सुंदर सा। अब हम लोग आते हैं बच्चों को खिलौने पे, ठीक है। बच्चे को खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, हमें क्या प्राप्त हुई है, बैलगाड़ियां, पशु मूर्तियां आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे, जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं, पासा, वो भी वो लोग फ्री टाइम में खेल खेलते थे। मैंने बताया कि फ्री टाइम में लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क करते थे, आदि मानव। ये लोग भी क्या करते थे, फ्री टाइम पे क्या करते थे, मिट्टी का बैलगाड़ी बनाते थे बच्चों को खिलौने खेलने के लिए। पशु मूर्ति मतलब जो पशु है उनका वो लोग क्या करते थे, छोटा छोटा मूर्ति बनाते थे। शेर हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, उसका छोटा छोटा मूर्ति बनाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए देते थे। आज आप लोग किससे खेलते हो, आज तो गाड़ियां बहुत सारी आ गई है, डॉल आ गई है खेलने के लिए। वो लोग पहले जमाने में इसी से खेलते थे। अब देखो आगे है, अगला टॉपिक है, ये देखो, ये आभूषण है, देख रहे हो, ये फोटो आपकी मम्मी लोग पहनती है, आभूषण गहना पहनती है। सेम उस समय भी जो औरतें थी वो लोग भी पहनती थी इस चीज को। अब चलो अगला टॉपिक है मुहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी ये टॉपिक है, मुहर। आखिर जो हम लोग मुहर आज मारते हैं, उस समय भी मुहर का उपयोग किया जाता था। तो क्या उपयोग था बच्चों, उस समय मुहर का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था, लेन देन के लिए किया जाता था, ठीक है। हमें बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की मुहर प्राप्त हुई है। भारत से तो हुई है, और ये लोग व्यापार करते थे सुदूर अलग देश में, नाव के थ्रू जाते थे, और वहां उस देश से भी हमें हड़प्पा सभ्यता का मुहर प्राप्त हुआ है। हाँ, तो इससे पता चलता है कि वहां के लोग यहाँ आते थे और यहाँ के लोग वहां जाते थे, है कि नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण क्या क्या है। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मुहर अपनी 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियां मिलती थी। जो मुहर होता था वो इस आकार का होता था, कोई इस आकार का हो गया, कोई इस आकार का हो गया, ठीक है, और इसपे जानवर का फोटो होता था, जानवर का मुहर होता था। और दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता था, और इस पर कुछ लिखा भी होता था अलग अलग साइन में, है ना। मान लो ये हो गया, ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, लिखा होता था। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए, ज्यादा बड़ा नहीं लिखा होता था बच्चों, 2 से 4 शब्द ही मुहर पे पाए जाते थे। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने, देखो यहाँ पे मुहर का कितना अच्छा फोटो दिया गया है,
आप लोग देख सकते हो। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने मोहर का इस्तेमाल करना जाना सीखा। यहाँ देखो हड़प्पाई मोहर है ये, देखो 1 2 ये इस आकार का है, आयताकार है, ये भी मोहर है। देखो यहाँ पे जानवर का फोटो दिख रहा है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसे 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 बना हुआ। मैं यहाँ पे लिखा हुआ कुछ दिख रहा है या जानवर का फोटो दिख रहा है, यह मोहर है, जिसको इंग्लिश में सील कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में मोहर बोलते हैं, इंग्लिश में सील बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख लिए कि मोहर कितना इंपॉर्टेंट था। जो धनवान लोग हैं मोहर का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? अब वो लोग व्यापार करने के लिए, आर्थिक जीवन का मतलब क्या हो गया कि वो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा कैसे कमाते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे जिससे कि पैसा बन पाए, व्यापार कैसे करते थे, व्यापार में किन किन चीजों का व्यापार करते थे वो, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। जो नगर है, आज भी हम लोग देखते हैं जो नगर है, एक जो शहर है, वो बहुत सारे गांवों से घिरा होता है। तभी तो गांव से सारी चीज की क्या होती है, आपूर्ति होती है शहर में। मैंने आपको बताया है, उस समय भी यही था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों में खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। आज भी हम लोग क्या है, इन सब चीजों से परिचित है। हमारे दादाजी, पापा जी या हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं इन सब चीजों का। और वो लोग भी क्या थे, इन सब चीजों को जानते थे बच्चों। इन सब चीजों का वो लोग खेती करते थे। किसका? गेहूं का, जौ का, मटर का। खेती जमीन को खोद कर तथा हल से भी की जाती थी। मतलब उस समय वो लोग हल जानते थे चलाना, तभी खेतों को खोदते थे। ठीक है, सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर करते थे वो लोग। तो वो लोग सिंचाई भी जानते थे, क्योंकि जो भी फसल है उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। जब पानी चाहिए होगा तभी वो क्या होगा, बड़ा हो पाएगा। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे बच्चों? पशु को पालते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहता था। मतलब एक तरह से मिक्सचर था। ये लोग आदि मानव के कुछ कुछ जो गुण है ये लोग अपनाए थे। जैसे पशु पालते थे, खेती करते थे, व्यापार आदि मानव नहीं करते थे लेकिन ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, और इसी तरह आगे बढ़ता गया। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। ऑब्वियस सी बात है, जो व्यापार है बड़ा महत्व था, क्योंकि खेती बहुत अच्छे तरीके से होती थी। अनाज बच जाता था, उसको क्या करते, अनाज को अन्नगार में रख देते थे और फिर उसको क्या करते थे, व्यापार के लिए नाव पे लाद के कहीं दूर ले जाते थे। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्रों में भी होता था। तो व्यापार क्या होता था, हड़प्पा के लोग आपस में व्यापार करते थे और यहाँ के लोग दूर भी ले जाते थे। जैसे ऐसे समझो, भारत है तो भारत में जो लोग रहते हैं, तो बिहार राज्य हो गया, तो बिहार में भी क्या होता है, किसी को मान लो केला बेचना है, ठीक है, तो केला बाजार में ले गया, अपना केला बेच दिया। सब्जी बेचना है तो सब्जी बेच दिया। और मान लो उसके पास बहुत सारा केला है, 10 ट्रक केला है, तो आसपास तो नहीं बेच पाएगा। उसको क्या करेगा, वो दूसरे राज्य में जहां जरूरत होगी वहां केला उसको क्या होगा, ट्रक के माध्यम से भेज देगा। उसके पास 100 ट्रक केला है, मान लो वो अपना जमीन में उपजाता है कोई किसान, तो वो क्या करेगा, वो भारत से बाहर कहीं दूर दूसरे देश में जाकर उसको बेच देगा। चाइना में जाकर बेच देगा, पाकिस्तान में बेच देगा, बांग्लादेश में बेच देगा, है ना। ये लोग भी यही करते थे। लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग, ठीक है, अब मान लो कि हड़प्पा नगर में बहुत सारा फैक्ट्री भी था बच्चों। फैक्ट्री होगा, शहर में क्या होता है, फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में लोग गांव से जाते हैं काम करने के लिए, और उसी फैक्ट्री में क्या होता है, हम लोगों की जो जरूरत की वस्तुएं हैं उसका निर्माण होता है। जैसे पेंसिल हो गया, रबर हो गया, कटर हो गया, कपड़ा हो गया, खाने की चीजें हो गई, सब कुछ फैक्ट्री से बनकर निकलती है। तो उस जमाने में भी फैक्ट्री थी, लेकिन फैक्ट्री में क्या चाहिए, सामान चाहिए बनाने के लिए। मान लो कि अगर आपको आइसक्रीम बनाना है, आइसक्रीम के लिए क्या चाहिए, आपको दूध चाहिए, तो दूध आपको गाँव से मंगाना पड़ेगा। लकड़ी का स्टिक चाहिए, अलग अलग तरह का फ्लेवर चाहिए, पैकिंग के लिए आपको क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए,
है ना, सब कुछ चाहिए, तो अलग अलग जगह से इन सब चीजों को मंगाया जाता था। सिमिलरली हड़प्पाई सभ्यता के लोग देखो, राजस्थान से ये लोग क्या मंगाता था, राजस्थान की खेतरी से तांबा, तांबा कहाँ से मंगाता था, राजस्थान का खेतरी साइट है। खेतरी एक ऐसा जगह है जहां से तांबे का क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। कर्नाटक का कोलार से सोना, कोलार क्या है, एक सोना का बहुत बड़ा फील्ड है, सोना का मतलब वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, कर्नाटक के कोलार से क्या, सोना। अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान के बदाखस से बैदुर मनी, और मतलब अलग तरीकों का मनी, है ना। मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से, और समुद्री उत्पाद जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे, अलग अलग भारत की जगह से। मान लो कि ये इंडिया हो गया, ठीक है, और ये भी क्षेत्र क्या हो गया, पाकिस्तान का, इसमें भी हड़प्पा है। तो मान लो राजस्थान हो गया, गुजरात हो, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, तो यहाँ से कुछ मंगाते थे, यहाँ कर्नाटका हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या, सोना मंगाते थे, राजस्थान से क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे। इन जगहों से मंगाकर और फैक्ट्री में क्या करते थे, उत्पादन करते थे, और फिर उसका व्यापार करते थे। कौन, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, मतलब वो लोग बहुत वाकिफ थे फैक्ट्री से। आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेसोपोटामिया कहाँ में है आपका, इराक में है, ठीक है, इराक का मेसोपोटामिया। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का नाम है। देखो तो इराक में पता चला है क्या, मेलुहा नाम का चर्चा हुआ है, और उस मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो आज का जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है उसको हम लोग सिंधु क्षेत्र कहते हैं, और उसी को इराक में क्या कहा गया है, मेलुहा कहा गया है। मतलब इराक के लोगों को पता था सिंधु क्षेत्र के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ लिखा भी हुआ है कि दोनों सभ्यता आपस में क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। तो आप लोग देख लिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार कैसे करते थे, और नगरवासियों का धार्मिक जीवन। अब वो लोग पूजा पाठ करते थे कि नहीं, किस भगवान को मानते थे, जैसे आज हम लोग विभिन्न देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो उस समय जो लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, तो मैंने आपको बताया कि प्रकृति की पूजा करते थे, इतना तो पता है आपको, ठीक है, आज भी हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो लोग क्या करते थे। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे, और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था, है ना। मतलब वो लोग धरती को क्या, माँ समझते थे और उसे पूजते थे। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। मतलब देखो यही है पशुपति का मुहर, एक मुहर मिला है, प्राप्त हुआ है, और बच्चों उस मुहर पे देखो यही है भगवान जी, एक मेल है, ये पलथिया मार के ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये इनका क्या हो गया, चेहरा हो गया। यही पशुपति सील हमें प्राप्त हुआ है, और सील पे क्या आपको बताया था कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा लिखा गया है अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। यही लैंग्वेज है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हाँ बच्चों, आज तक इस लैंग्वेज को कोई पढ़ नहीं पाया क्या लिखा गया। तो यही भगवान जी है, और इसको क्या कहा गया है कि पशुपति महादेव, जो आज हम लोग शिव जी है, उनसे इसको क्या किया, बोला गया है कि उस समय के लोग महादेव की पूजा करते थे, ऐसा माना गया है। इसी तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। वो लोग पेड़ पौधा और पशु दोनों की पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। एक सींग वाला गेंडा या एक सींग वाला ऐसा जानवर, उसका बहुत सारा फोटो मिला है हड़प्पा के मुहर पे, सेल्स पे, ठीक है। उसके बाद कुबर वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कोई पूछे कि आज के जमाने में इंपॉर्टेंट क्या है, हाथी है, चीता है, लायन है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में वो कौन से जानवर थे जो महत्वपूर्ण थे, तो ये एक सींग वाला जानवर हो गया जो गेंडा हो सकता है, और कुबर वाला सांड आपको बताना है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण था।
हालांकि मातृदेवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। आज जो हम लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उस समय हड़प्पा कालीन सभ्यता में किसी भी मंदिर का हमें साक्ष्य नहीं मिला है बच्चों। कोई पूछेगा क्या हड़प्पा सभ्यता में लोग मंदिर जाते थे? नहीं जाते थे, क्योंकि मंदिर वहां था ही नहीं, उसका साक्ष्य, उसका प्रमाण हमें मिला ही नहीं। लेकिन वो लोग पशु की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पाई के लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। आज भी कहीं कहीं हम लोग करते हैं भूत प्रेत पे, जादू टोना पे, वो लोग भी लोग करते थे। ठीक है। इसीलिए उससे बचने के लिए, भूत प्रेत से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे? वो लोग ताबीज पहनते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग भूत प्रेत से बचने के लिए बच्चे क्या पहनते थे? ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते और जलाते भी थे। तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे, वो लोग जो मर जाता था तो उसको या तो जला देते थे या धरती के नीचे गड्ढा करके उसको रख देते थे, उसको गाड़ देते थे। ठीक है। दोनों काम करते थे। आगे हम लोग देखते हैं, ये सूक्ष्म निरीक्षण है ये धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा क्या है? एक महत्वपूर्ण हड़प्पा का स्थल है जो कि भारत के गुजरात के जो राज्य है उसमें मिला है। ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा है। ठीक है। मान लो कि ये भारत का मैप हो गया। ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये गुजरात का पोर्शन हो गया, तो यहीं पे धौलावीरा हमें मिला है। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण है। धौलावीरा क्या एक शहर है, दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ है। देखो ये जो शहर है, पहले मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा का शहर था वो प्रमुखतः 2 भागों में विभाजित है, एक पश्चिम एक पूरब। लेकिन ये एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभाजित है। पहले को क्या कहते हैं बच्चों? गढ़ी, दूसरा को मध्य नगर और तीसरा को निचला नगर कहते हैं। ठीक है। इसमें गढ़ी और मध्य नगर की अपनी अपनी किलेबंदी होती थी। अब कहिएगा सर किलेबंदी क्या होता है? तो मान लो कि ये आपका क्या हो गया? नगर हो गया, इतना बड़ा सा। इसको चारों तरफ से क्या होता था? हम लोग घेर देते थे। क्या करते थे? बड़ा बड़ा किला बनाकर, दीवार बनाकर घेर देते थे, ताकि कोई बाहरी लोग आक्रमण न कर सके, इस पे हमला न कर सके। उससे बचने के लिए किलेबंदी की जाती थी। ठीक है। जबकि जो निचला नगर किलेबंद नहीं था। तो यहाँ पे धौलावीरा में जो 2 पार्ट है, गढ़ी और मध्य नगर, इसको किलाबंद किया जाता था। लेकिन जो निचला नगर है उसको किलाबंद नहीं किया जाता, मतलब उस पर कोई भी अटैक कर सकता था, निचला जो जगह है। और जो गढ़ी और मध्य नगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है। ऐसा लगता है कि यह एक खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षरों पर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़ों पर मिलाकर लिखा गया है। यहाँ पे एक ऐसा शिलालेख मिला है, एक मान लो इतना बड़ा एक पत्थर पे उकेरा हुआ कोई चीज, वस्तु मिला है जिसपे कुछ ना कुछ लिखा गया है, जिसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है। ये हो गया धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है बच्चों? गुजरात में। गुजरात के कहाँ है? उत्तर पश्चिम इलाके में। एग्जाम में आएगा तो आप लिख दीजिएगा। धौलावीरा क्या है? तो एक प्रमुख नगर है। ठीक है। क्या है? ये शहर है या नगर कह लो, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। ये हम लोग देख लिए। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है बच्चों? शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोथल, इसी क्रम में एक और नगर है लोथल। लोथल भी कहाँ है बच्चों? गुजरात में ही है। और ये एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पे समुद्री जहाज आता है, रुकता है, फिर वहां जहाज पे जो सामान है वो क्या होता है? वो उतार के रखा जाता है, फिर उस सामान को ट्रक में लोड करके और फिर उसको भेजा जाता है अलग अलग दिशा में। उस समय तो ट्रक नहीं था, लेकिन उस समय बंदरगाह था। मतलब उस समय जहाजों से दूसरे दूसरे जगह से सामान आते थे, उतरते थे। तो लोथल कोई पूछेगा क्या है? तो लोथल भी एक नगर है, लेकिन वो एक बंदरगाह था। ठीक है। कहाँ है? गुजरात में। लोथल खंबात की खाड़ी
के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर है। हड़प्पा नगर है। शहर की किलेबंदी की गई थी। जितना भी हड़प्पा में शहर पाया गया अमूमतः उसकी किलेबंदी की गई है। किले के भीतरी निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी के मोहरे यहाँ से पाए। देखो फारस की खाड़ी, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको सर पढ़ाएंगे फारस की खाड़ी है कहाँ, इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ का मोहर यहाँ पाया गया है, मतलब कि वहाँ के लोग यहाँ आते थे, व्यापार करते थे, तभी तो वहाँ का मोहर यहाँ पाया गया है, ठीक है। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यहाँ से एक बंदरगाह के, देखो लोथल का ये बंदरगाह है, ये फोटो है, बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, बंदरगाह के हमें अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता था, मैंने आपको बता दिया बंदरगाह है। तो अब आते हैं जो अंतिम टॉपिक है ये, कि आखिर इतना समृद्ध हड़प्पा संस्कृति जहाँ इतने बड़े बड़े नगर का निर्माण हुआ, ठीक है, फैक्ट्री का निर्माण हुआ, लोग व्यापार करते थे, 2 या 3 मंजिला इमारत हमको देखने को मिला है, और क्या मिला है, सड़कें देखने को मिली है, सब कुछ देखने को मिला है। लेकिन उसका अंत कैसे हो गया, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो सभ्यता का विनाश हो गया, अंत हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आखिर अंत, कोई और आकर अटैक किया, आक्रमण किया, सारे लोगों को मार दिया, या खूब बारिश हुई और बाढ़ आ गया, सभी लोग दह गए, या सूखा पड़ गया और खेती नहीं होती थी तो लोग खाएंगे क्या, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग मर गए, आखिर क्या हुआ ऐसा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, हम लोग भी आज है, हम लोग जो जी रहे हैं, पता नहीं है आने वाले समय में क्या होगा, है ना, कोई नहीं जानता है। तो लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन की ओर ये सभ्यता बढ़ने लगी। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं है, अभी तक हमें सटीक जानकारी नहीं मिली है कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग थ्योरी है, जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, वो अलग अलग थ्योरी बनाते हैं। कोई कहता है कि सूखा पड़ गया, खेती नहीं हुई तो लोग भूखे मर गए, कोई कहता है कि बारिश आ गई तो बाढ़ आ गया, तो फ्लड में लोग बह के चले गए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहर को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पा वासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह यह भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक रसायन परिवर्तन एवं पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों से दूर जाने लगे और विवश हो गए। मतलब जो पर्यावरण है उसमें बदलाव आने लगा, जिससे लोग क्या हो गया, उस जगह को छोड़कर कहीं और जाने लगे। तो अलग अलग कारण है, आपको यही कारण एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्रप्रशान संस्कृति में हम लोग देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि पहले धातु युग आया, धातु युग में हड़प्पा हम लोग देखे, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। हम लोग इसको आगे अध्याय में पढ़ेंगे आखिर है क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास तो हो गया, लेकिन बहुत ऐसी चीजें थी जो संस्कृति में निरंतर चली आ रही है, ठीक है। यह संस्कृति समाज में संस्कृति है ना, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इमाम गांव है ना जानी गई है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा में की गई थी। कहने का मतलब है कि वो बहुत सारी ऐसा रीति रिवाज है और वेशभूषा और बहुत सारा हड़प्पा कालीन के लोग जो करते थे वो आज भी हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि वो सभ्यता तो समाप्त हो गई, लेकिन उसका जो रीति रिवाज था वो आज भी प्रचलन में है, निरंतर है। जैसे कि हम लोग भी प्रकृति की पूजा करते हैं, रोड बनाते हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, ठीक है। तो यही है, आगे देखते हैं। तो बच्चों ये आपका जो चैप्टर था हड़प्पा, ये यहीं तक था।
तो हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति में आज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। आप जाइएगा और इसे फिर से इस चैप्टर को, अध्याय को पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। और जो मैंने बताया है उसको लिखिएगा, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा, और इसके अभ्यास को बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खेलते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।